हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डीआर चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम ट्वेल्थ बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने पिछले वीडियो में परागकण की संरचना तक पढ़ लिया था वहां तक। अब आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, पराग पिंड या पोलिनियम। पहले विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना। पराग पिंड किसे कहते हैं, इसका उदाहरण बताइए। सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं, पराग पिंड या पोलिनियम किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, अपन जो पराग कण है वो परस्पर मिल करके विशिष्ट संरचना बनाते हैं और इस विशिष्ट संरचना को ही हम क्या कहेंगे, पराग पिंड कहते हैं। ध्यान रखना, पराग कण आपस में मिलकर के विशिष्ट संरचना बनाते हैं और इस विशिष्ट संरचना को ही हम क्या कहेंगे, पराग पिंड कहते हैं। पराग पिंड जो है, इसके उदाहरण किन पादपों में ऐसा होता है कि पराग कण जो है आपस में मिलकर के फिर विशिष्ट संरचना यानी कि पराग पिंड का निर्माण करते हैं। तो इसमें उदाहरण आ जाएगा, पहला तो है अपने पास आक या केलोट्रोपिस कह सकते हैं, और दूसरा उदाहरण लेते हैं इसमें अपन कुछ आर्किड्स। आर्किड्स क्या है, यहाँ पर वनस्पति जगत में एक कुल है, फैमिली है। पादप जगत की आर्किड्स ध्यान में रखना अपन को। आर्किड्स क्या है, कुल है या फैमिली है। ये जो आर्किड्स कुल है, इसके कुछ सदस्य जो पादप हैं, उन पादपों के पुष्प अत्यंत सुंदर और सुगंधित होते हैं। ध्यान रखना, आर्किड्स जो पादप है, इनके जो पुष्प है वो अत्यंत सुंदर और सुगंधित होते हैं। मैंने डायग्राम के जरिए कुछ आर्किड्स पादप जो है उनके पुष्प आपको बताए हैं। ये जो है 4 पुष्प बताए मैंने, इस चारों जो है आर्किड्स पादप के ही उदाहरण है। तो इनके जो पुष्प है बहुत ही सुंदर होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं और अत्यधिक सुगंधित भी होते हैं। तो हमें ध्यान रखना, परागपिंड क्या, परागकण मिलकर के एक विशेष संरचना बनाते हैं, उसको परागपिंड कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा आक, और कुछ जो है आर्किड्स जो है उसके उदाहरण इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2 टॉपिक इसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 इसमें आ जाएगा संयुक्त परागकण, कंपाउंड पोलन ग्रेन। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो, परागकण मिले थे आपस में, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, परागकण चतुष्क, हमने टेट्राड के बारे में बात करी थी। तो ये जो चतुष्क हैं, ये चतुष्क मिलकर के आपस में विशेष संरचना बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त परागकण कहते हैं। ऐसा किन पादपों में पाया जाता है संयुक्त परागकण, यानी कि जिनमें चतुष्क जो है आपस में मिलकर के विशेष संरचना बनाते हैं। उदाहरण नंबर 1 है अपने पास ड्रोसेरा, और नंबर 2 पे है टाइफा। तो ध्यान रखना है, संयुक्त परागकण किसमें होते हैं, ड्रोसेरा और टाइफा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी। बहुबीजाणुता नाम से मालूम पड़ जाता है, बहु यानी बहुत सारे, बीजाणुता यानी कि बीजाणु, यानी कि एक चतुष्क। हमने पढ़ा था चतुष्क यानी कि टेट्राड, जो बीजाणु, लघु बीजाणु जो है उनकी व्यवस्था जो होती है उसको हम चतुष्क कहेंगे। तो एक चतुष्क में 4 से अधिक यदि लघु बीजाणु उपस्थित है तो इसको हम कहेंगे बहुबीजाणुता। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो एक चतुष्क होता है उसमें 4 लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। यदि 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित है तो इस अवस्था को हम कहेंगे बहुबीजाणुता। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं परागकोश स्फुटन के बारे में। पहले विद्यार्थियों, ये जो परागकोश हैं जब परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व होने पर क्या होता है, ये फट जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे परागकोश स्फुटन, यानी कि परिपक्व परागकोश जो है उसकी भित्ति के फटने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे परागकोश स्फुटन। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, परागकोश जो भित्ति है ये टोटल 4 अलग अलग स्तरों में बंटी हुई होती है। नंबर 1 लिखा था अपन ने बाह्य त्वचा, दूसरा लिखा था अंतेस्थिशियम, बाह्य त्वचा अंतेस्थिशियम, और नंबर 3 पे लिखा था अपन ने मध्य परतें
और नंबर 4 पे लिखा था अपन ने टेपिटम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, जब परागकोश परिपक्व होने को जाता है तो जब परिपक्व होता है तो उस समय टेपिटम जो है ये नष्ट हो जाएगी, परागकणों को पोषण प्रदान करेगी, उसके बाद नष्ट हो जाएगी। और जो मध्य परतें हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अल्पकालिक होती है, कुछ समय के लिए बनती है, उसके बाद इसकी कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती है, यानी कि टेपिटम नष्ट हो जाएगी, मध्य परत भी नष्ट हो जाएगी। इसके बाद में अपने पास दो बचेगी, बाह्य त्वचा और अंतःस्थिशम। तो ये अंतःस्थिशम जो है, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी इसके बारे में। अंतःस्थिशम जो है ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। परागकोश के स्फुटन में सहायक क्यों होती है? क्योंकि अंतःस्थिशम जो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, यानी कि उनको नमी की आवश्यकता होगी, और जैसे ही परागकोश परिपक्व होगा तो उसमें जल की कमी हो जाएगी, शुष्क अवस्था आ जाएगी, और शुष्क अवस्था जैसे ही आएगी तो अंतःस्थिशम की जो कोशिकाएं हैं इनमें खिंचाव उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव उत्पन्न होने के कारण ये जो परागकोश की भित्ति है बाहर वाली, बाह्य त्वचा और अंतःस्थिशम, ये फट जाती है और परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो ध्यान रखना, परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहेंगे परागकोश स्फुटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं परागकोश स्फुटन की कुछ विधियां हैं। ये जो स्फुटन है 4 विधियों के द्वारा संपन्न होता है या 4 प्रकार के द्वारा संपन्न हो सकता है। तो सबसे पहली विधि है, पहला प्रकार या पहली विधि कह सकते हैं हम इसको, अनुप्रस्थ स्फुटन। सबसे पहले जो परागकोश है वो अनुप्रस्थ स्फुटन होता है, स्फुटित होता है, यानी कि परागकोश की जो पालियां हैं अर्थात इसमें जो लोब है वो परागकोश के अनुप्रस्थ स्फुटित होता है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि परागकोश की संरचना जैसे इस तरह से होती है, ये पुतंतु हो गया, ये योजी हो जाएगा यहाँ पर, और परागकोश में इस तरह की 2 पालियां पाई जाती है। तो इसमें अनुप्रस्थ यानी कि ये जो है परागकोश यहाँ से फटेगा, इस तरह से यदि फटेगा तो इसको कहेंगे अपन अनुप्रस्थ स्फुटित होना। तो अनुप्रस्थ स्फुटित होता है, यानी कि परागकोश जो है यहाँ से फटेगा, अनुप्रस्थ इसको कहेंगे हम, यहाँ से फट के फिर परागकण जो है वो बाहर निकल जाते हैं। उदाहरण इस तरह से किस में फटेगा? तुलसी में फटता है। ध्यान रखना है, अनुप्रस्थ स्फुटन तुलसी में होता है। तुलसी का जो परागकोश है वो अनुप्रस्थ, इसकी जो पालियां है अनुप्रस्थ फटती है और परागकण जो है मुक्त हो जाते हैं। दूसरी विधि है अपने पास लंबवत स्फुटन। लंबवत स्फुटन में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो पालियां या लोब है वो लंबवत प्रस्फुटित होते हैं, यानी कि जैसे ये परागकोश की पालियां है यहाँ पर, तो इनके अंदर यहाँ से स्फुटन होगा बिल्कुल बीच में से, और ये 2 अलग भागों में हो जाएगा। उसमें तो क्या हुआ था, जैसे ये परागकोश है ना, तो उसमें तो ये हुआ था कि ये बीच में से फटा, जबकि इसमें क्या होगा, इस तरह से लंबवत फटेगा। बात समझ में आ रही? उसमें तो इस तरह से बीच में से फटा और इसमें इस तरह से लंबवत फटेगा, बस इतना सा अंतर है। इसमें यहाँ से फटा और इसमें इस तरह से फटता है, तो इसको कहेंगे अपन लंबवत स्फुटन। किस में होता है? उदाहरण धतूरा और कपास में जो है लंबवत स्फुटन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अपने पास छिद्र में स्फुटन। छिद्र में जो स्फुटन है इसमें क्या होता है, परागकोश के शीर्ष पर 1 या 2 छिद्र बन जाते हैं। जैसे कि ये परागकोश है यहाँ पर इस तरह का, तो इसके शीर्ष वाला भाग जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर 1 या 1 से अधिक इस तरह से छिद्र बन जाते हैं और परागकण जो है यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। तो शीर्ष भाग पर 1 या 1 से अधिक 1 या 2 छिद्र बन जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे छिद्र में स्फुटन। इसका उदाहरण आ जाएगा अपने पास मकोई नाम का जो पादप है उसमें छिद्र में स्फुटन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अपने पास कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है परागकोश ये 1 या 1 से अधिक कपाट में विभाजित हो जाता है। कपाट में किस तरह से, जैसे ये परागकोश था यहाँ पर, तो इस तरह के अलग अलग कपाट बन जाते हैं, अलग अलग कपाटों में विभाजित हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे कपाटीय स्फुटन। और इसका उदाहरण है बारबेरिस। बारबेरिस नामक जो पौधा है उसके परागकोश में 1 से अधिक कपाट बनते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कपाटीय स्फुटन। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, कुछ कमेंट मुझे मिले कि सर स्कूलें कब तक खुल जाएगी, तो मैं बता दूं आपको कि
जो स्कूलें कब खुल जाएगी, हाल फिलहाल इस पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं रोजाना जो है कोरोना महामारी के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस कोरोना महामारी के कारण अभी हाल फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि स्कूलें आपकी लगभग सितंबर से पहले खुल जाएगी। तो आप केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों पर नहीं जाएं और अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करें, अपने आप को ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये जो महामारी है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हमें इस बीमारी के साथ रहना है और इन्हीं परिस्थितियों में रहना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऑनलाइन क्लासें मिल रही है और आप इनको पढ़ते रहिए। ध्यान दें, किसी भी प्रकार की अदर उलझन में नहीं पड़ना है। स्कूलें कब खुलेगी, कब स्कूल जाना है, क्या करना है, आप अभी केवल इस बात का ध्यान रखें कि जितना आप लोग पढ़ रहे हैं आप उतना ही आगे रहोगे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद तो सभी पढ़ेंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन अभी आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप आगे रहने वाले हैं, आपका कोर्स जो है वो हो जाएगा, फिर रिवीजन कर लेंगे, आप अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं, अच्छे अंक जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप मेरा कहना माने और पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू बनाए रखें। स्कूल खुलेगी उस दिन अपन स्कूल चले जाएंगे, तब तक हमें पढ़ना है, बस घर बैठ के कंटिन्यू इस स्टडी को बनाए रखें। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर आप अदर क्लास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनके भी आप वीडियो लेकर आओ। तो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अदर 9 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेकर के आने वाला हूं, आपको फ्री में यहाँ पर उपलब्ध होने वाले मेरे चैनल पर। बस आप जुड़े रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए।